सोचिए, राज्य के पास किसी को भी दंडित करने की शक्ति है। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो फिर ऐसे में एक अकेले व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा आखिर कैसे होती है? यहीं पर एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की जरूरत पड़ती है। ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है ना, लेकिन इसका जो जवाब है वो हमारी पूरी न्याय व्यवस्था की नींव है। मतलब, क्या किसी भी शक्ति को असीमित होने दिया जा सकता है? और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हमारा संविधान हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सुरक्षा देता है, और वो है अनुच्छेद 20। इस पूरे विश्लेषण में हम इसे एक ढाल की तरह समझेंगे, एक ऐसी ढाल जो एक आम इंसान को राज्य की असीमित ताकत से बचाती है। तो इस ढाल का असली काम क्या है? इसका एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि किसी को भी मनमाने ढंग से या जरूरत से ज्यादा सजा न मिल जाए। ये कह सकते हैं निष्पक्षता की गारंटी है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सुरक्षा किसी खास समूह के लिए नहीं है। ये हर उस व्यक्ति या संस्था के लिए है जिस पर कोई आरोप लगा हो, चाहे वो भारत का नागरिक हो, कोई विदेशी हो या फिर कोई कंपनी। ये एक यूनिवर्सल अधिकार है। तो चलिए देखते हैं कि ये ढाल काम कैसे करती है। ठीक है, तो इस संवैधानिक ढाल में सुरक्षा की 3 परतें हैं। आइए पहली और सबसे महत्वपूर्ण परत को समझते हैं, जिसे कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो कानूनों से सुरक्षा। इसका मतलब देखिए बहुत सरल है। अगर किसी ने कोई ऐसा काम किया है जो उस समय कानूनन सही था, तो बाद में कोई नया कानून बनाकर उसे उस काम के लिए अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। और इसी नियम का एक और जरूरी हिस्सा है। मान लीजिए किसी अपराध के लिए पहले 5 साल की सजा थी, बाद में कानून बदलकर इसे 10 साल नहीं किया जा सकता, और ये पुराने अपराधी पर लागू नहीं होगा। सजा वही होगी जो अपराध करते समय कानून में लिखी थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। ये ढाल सिर्फ आपराधिक कानूनों, मतलब क्रिमिनल लॉज पर लागू होती है। सिविल मामले जैसे प्रॉपर्टी के विवाद या टैक्स से जुड़े कानून इसके दायरे में नहीं आते। ऐसा क्यों? क्योंकि आपराधिक कानून किसी की आज़ादी से जुड़ा है, जबकि सिविल और टैक्स कानून ज़्यादातर आर्थिक देनदारियों से। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार पिछली किसी तारीख से कोई नया टैक्स लगा सकती है। अब आते हैं हमारे ढाल की दूसरी परत पर। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसे शायद कई लोगों ने फिल्मों में सुना होगा, डबल जेपर्डी या कहिए दोहरा दंड। ये न्याय का एक बहुत ही बुनियादी उसूल है। सोच के देखिए, किसी पर एक बार मुकदमा चला, फैसला आ गया, चाहे उसे सजा हुई हो या वो बरी हो गया हो, बस बात वहीं खत्म हो जाती है। उसे उसी एक अपराध के लिए बार बार अदालत के चक्कर नहीं कटवाए जा सकते। यहां भी एक सीमा है। ये सुरक्षा सिर्फ अदालत या न्यायिक कार्रवाई में ही मिलती है। मतलब अगर किसी पर अदालत में केस चला तो उसके ऑफिस में या किसी प्रशासनिक समिति के द्वारा अलग से जांच हो सकती है। और हां, इसे दोहरा दंड नहीं माना जाता, क्योंकि दोनों कार्रवाइयों का मकसद ही अलग अलग होता है। और अब आती है इस ढाल की तीसरी और शायद सबसे प्रसिद्ध परत, आत्म अभिशंसन से सुरक्षा। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी को भी खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी आरोपी को ऐसे बयान या दस्तावेज देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिससे वो खुद अपराधी साबित हो जाए। यही हमारे चुप रहने के अधिकार का आधार है। लेकिन ये अधिकार कहाँ लागू नहीं होता? ये सुरक्षा सिर्फ बयान या गवाही देने पर मिलती है, भौतिक सबूतों पर नहीं। इसीलिए पुलिस किसी से उंगलियों के निशान, हैंडराइटिंग का सैंपल या खून का सैंपल देने के लिए कह सकती है, और इसके लिए मना नहीं किया जा सकता। तो हमने इस ढाल की 3 परतें देखीं: पुराने कानून से सुरक्षा, दोहरे दंड से सुरक्षा और खुद के खिलाफ गवाही देने से सुरक्षा। अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों को मिलाकर जो ये ढाल बनती है वो असल में इतनी जरूरी क्यों है? ये एक लाइन इस पूरे अनुच्छेद का सार है। इसका मकसद सिर्फ कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि न्याय हो और वो निष्पक्ष दिखे भी। तो यहां से हमें क्या सीखना चाहिए? ये ही कि अनुच्छेद 20 सिर्फ कुछ कानूनी नियम नहीं है। ये हमारी न्याय प्रणाली के वो स्तंभ हैं जो एक अकेले नागरिक और विशाल राज्य की शक्ति के बीच एक बहुत जरूरी संतुलन बनाते हैं। और आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। अनुच्छेद 20 इस संतुलन को बनाने की एक मजबूत कोशिश है, लेकिन ये बहस कभी खत्म नहीं होती। ये हमें याद दिलाता है कि एक व्यक्ति के अधिकार ही एक स्वस्थ लोकतंत्र की असली पहचान होते हैं।